ओके, सो एटम के बारे में आप लोगों को ऑलरेडी पता है, काफी सारी थीसिस आई थी, काफी सारे परसेप्शन आए थे, तो हम उन्हीं को ही पढ़ेंगे आज। सबसे पहला मैंने लास्ट क्लास से बोला था जे थॉमसन मॉडल, तो थॉमसन मॉडल मैंने आपको लास्ट क्लास भी बोल दिया था, सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन इट अगेन। थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल सब लोगों को पता है, ठीक है, वाटरमेलन मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल जो भी है, ठीक है। तो उसके बाद हम पढ़ रहे थे रदरफोर्ड, ओके। थॉमसन एटॉमिक मॉडल, जी पंखा ओके, थॉमसन का एटॉमिक मॉडल। उसके बाद तो ये मॉडल वैसे इसने क्या बोला था, पॉजिटिवली चार्ज इज distributed uniformly entire the atom, एंड नेगेटिव चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एम्बेड किए होते हैं, एम्बेडेड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इनटू इट, ठीक है। तो कि बिल्कुल क्या था, ये मॉडल जो था क्या था, गलत था, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज में क्या है, पूरा पॉजिटिव चार्ज है, बीच में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन घुसा रखे हैं उन्होंने, ऐसा बोला, ठीक है। बाकी पूरा क्या आपका ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट आया रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, इसने क्या बोला, आपको मैंने बताया था कि इसने अल्फा पार्टिकल्स को, हाईली चार्ज अल्फा पार्टिकल को बीम के थ्रू पास कराया, किसके अंदर से, गोल्ड फॉइल के अंदर से, ठीक है। लास्ट टाइम मैंने आपको डायग्राम बनवाया था, अब मैं उतना प्रिसाइज डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, सीधा सीधा बना रहा हूँ यहाँ पे, कि गोल्ड फॉइल लगाई हुई है और इसके अंदर से इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन बीम को ट्रांसफर करवा, मतलब अल्फा पार्टिकल, नॉट इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल को क्या कराया, बम्बार्ड कराया, ठीक है। अल्फा पार्टिकल ऐसे आए इसके ऊपर, ठीक है, अल्फा पार्टिकल आए। उसके बाद उसने क्या किया, डिटेक्टर से ऑब्जर्व किया कि डिटेक्शन कितना कितना आया, यहाँ पे हमने क्या लगाया, डिटेक्टर माइक्रोस्कोप, जो सर्कुलर स्केल पे मूव कर रहा था। मूविंग ऑन अ सर्कुलर स्केल, जो सर्कुलर स्केल पे क्या करता है, मूव करता है, ठीक है। यहाँ से हम ऑब्जर्व करेंगे कि कितना डेविएशन आ रहा है, ये ऑब्जर्व करेगा डेविएशन कि यहाँ से इस तरीके से क्या है, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आए हैं, ठीक है, दिस इज इट्स डेविएशन थीटा, ठीक है। तो इसके स्कैटरिंग पार्टिकल में जो उसने ऑब्जर्व किया, तो उसने क्या ऑब्जर्व किया कि मोस्ट ऑफ देम, इसकी जो ऑब्जर्वेशन थी, रिजल्ट क्या थे ऑब्जर्वेशन, रदरफोर्ड्स हाउ डिटेक्टर डिटेक्ट्स प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। डिटेक्टर्स के ऊपर जब पढ़ते हैं तो उनके ऊपर एनर्जी होती है ना, डिटेक्टर का काम ही होता है, देवी का इस एक सिस्टम बना होता है कि जब उसमें कोई पार्टिकल आके इम्पार्ट होता है, तो वो उससे एनर्जी होती है ना, उसके काइनेटिक एनर्जी वो उसकी खत्म होती है, कि डिटेक्टर पे पढ़ते ही वो खत्म हो जाती है उसकी, तो इस वजह से डिटेक्टर डिटेक्ट करता है कि वहाँ पे कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स आए हैं, उनकी एनर्जी कितनी है, ठीक है। रदरफोर्ड्स ऑब्जर्वेशन एंड रिजल्ट,
इसकी ऑब्जर्वेशन क्या बोली थी? मोस्ट ऑफ, ये लास्ट क्लास मैंने बोला था, ये चीज मैं वापस लिखवा दूंगा। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट, फॉइल है, फॉइल लिख दिया मैंने, विदाउट एनी डेविएशन, डिफ्लेक्शन, एनी डेविएशन बोल लो, डिफ्लेक्शन बोल लो, आपकी मर्जी है। विच मीन्स, अब इसका रिजल्ट क्या बोलता है? ये तो होगी उसकी ऑब्जर्वेशन, इसका रिजल्ट क्या है? विच मीन्स ये है रिजल्ट। कुछ लोग रिजल्ट और ऑब्जर्वेशन अलग अलग लिखते हैं, मैं एक साथ ही लिख रहा हूँ। जो उसकी इस ऑब्जर्वेशन का रिजल्ट क्या था? विच मीन्स मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ एटम इज एम्प्टी। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या था? वेरी फ्यू पार्टिकल्स, फ्यू बोलते, वेरी फ्यू नहीं, फ्यू पार्टिकल्स got scattered deflecting at the various angle, deflecting at various angle from 0 to पाई। ठीक है, ये तो होगी ऑब्जर्वेशन। इसका रिजल्ट क्या है? दिस शो that, this shows that atom has a small पॉजिटिव चार्ज। की अल्फा पार्टिकल क्या होता है, मैंने आपको बताया था, अल्फा पार्टिकल इज डबली चार्ज हीलियम आयन। अल्फा पार्टिकल नथिंग बट डबली चार्ज हीलियम आयन। ओके, इसका मतलब दिस शो दैट अ स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज कोर कॉल्ड, अंदर एक कोर अंदर का जो रखा हुआ है, विच इज कॉल्ड न्यूक्लियस। कहाँ लिखो उसको? इधर लिखता हूँ, कोर। इसके बाकी का इधर लिख रहे हैं, बाकी का मैं येलो से लिख रहा हूँ ताकि आप, सॉरी दूसरा ब्लू से लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि ग्रीन, चलो ठीक है। Few scatter deflecting waves angle from 0 to pi. This shows that atom has a small core called nucleus at the center of atom। ठीक है, यहां से तो चला न्यूक्लियस क्या उसके सेंटर पे है। ठीक है, which deflects the positively charged alpha particles at different angles। और ये एंगल किस पे डिपेंड कर रहा है? डिपेंडिंग ऑन देयर डिस्टेंस। डिपेंडिंग अपॉन देयर डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस। ठीक है,
ये किस पे डिपेंड करेगा? उनके डिस्टेंस, जो कि न्यूक्लियस से डिस्टेंस है। जितना ज्यादा डिस्टेंस पे होगा वो कम डेविएट होंगे, जो कम होगा वो ज्यादा डेविएट होंगे। इतना क्लियर है सबको? इज इट क्लियर? ठीक है, इतना क्लियर है सबको? ओके, फिर उसने क्या बोला? ये रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट ही चल रहा है अभी। ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का इसका मतलब उसने क्या बोला? मोस्टली पार्ट तो खाली है, सेंटर पे बस क्या है, ये रखा हुआ है। उसका जो एक्सपेरिमेंट उसने क्या बताया कि मोस्ट ऑफ द मतलब डेविएट हुए, गलत, इस तरीके से नीचे से सीधा ही निकल गए। बहुत कम जाके वापस आ गए। ठीक है, तो थर्ड ऑब्जर्वेशन थी वेरी फ्यू ऑफ अल्फा पार्टिकल once in a 8000 suffers deviation of 180 डिग्री। ठीक है, ये तो हो गई उसका ऑब्जर्वेशन। रिजल्ट क्या है? दिस shows that the size of nucleus is very small than atom. Okay, which is nearly 1/8000 times of atom. ओके, अब हम ग्राफ बनाएंगे। ये तो इतना तो आपने पढ़ रखा है 9 10 11, तब तक 11th की भी एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा। ठीक है, अब इसकी कुछ एडवांस चीजें हैं। ग्राफ बना रहे हैं, ग्राफ बिटवीन नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो ये डेविएट हो रहे हैं, उनका एंगल कितने पे हो रहे हैं। ठीक है, जैसे ये ऑब्ट्यूज है, ये यहाँ से आपका डेविएशन इस तरह से मेजर किया जाएगा थीटा, और दिस इज योर थीटा, कितना डेविएशन आ रहा है। तो जीरो के पास तो बहुत सारे थे, इसलिए ग्राफ इधर से स्टार्ट होके ये थोड़ा सा इस तरह से 180 डिग्री, तो थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? पाई। ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा मेरा, फिर भी थोड़ा सा डायग्राम गलत ही बनाई है अभी। जस्ट वेट अ सेकंड, या दिस वन इज करेक्ट, थीटा इज पाई। देखो जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो उस पर्टिकुलर एंगल पे कम हो रहे हैं, डिटेक्टर पे कम दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये ग्राफ किसका बीच का है? द ग्राफ shows deflection of number of particles with angle of deflection.
graph shows the number of particles with angle of deflection. ठीक है, कोई डाउट? किसी को डाउट है तो पूछ सकता है राइट नाउ, इफ यू इन डाउट. So at 10 degree more atoms are deflected than 50 degree. बिल्कुल सही है जय देसाई, कम पे ज्यादा एटम्स होंगे और ज्यादा डिफ्लेक्शन पे कम एटम्स होंगे. ठीक है, एटम नहीं मतलब पार्टिकल्स, नॉट एटम. कौन से एटम? हम एटम के बारे में पढ़ रहे हैं, अल्फा पार्टिकल की बात कर रहे हैं. ठीक है, दीज आर नंबर ऑफ पार्टिकल्स. कौन से हैं? अल्फा पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं. ठीक है. ठीक है, किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए अभी तक. ठीक है, इसके बाद रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग फॉर्मूले. डेली जेई में आपको पता 2 क्वेश्चन मॉडल फिजिक्स के आ ही रहे हैं आपको जेई मेंस में. ठीक है, दिस फॉर्मूला एन थीटा के नंबर ऑफ पार्टिकल्स एट दैट एंगल. ठीक है, एन थीटा नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड पर यूनिट एरिया. ठीक है, एन थीटा क्या है? नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड पर यूनिट एरिया. ओके, और एन थीटा जो ये जो है नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड पर यूनिट एरिया जो है ये डिपेंड करता है इनवर्स प्रोपोर्शनल टू ये जो डेविएशन है इसके इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है. दिख ही रहा थीटा के साथ साथ डिक्रीज हो रहा है. और किस तरह से डिक्रीज होता है इसका जो रिलेशन है एन थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन साइन पावर 4 थीटा बाय 2. थीटा है डेविएशन. ठीक है, थीटा इज योर डेविएशन एंड थीटा इज नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड पर यूनिट एरिया. ठीक है, किसी को डाउट है इतने में तो पूछ लीजिए फटाफट. एनी डाउट? थीटा इज एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन. ओके, चलिए फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट हम इसी के अंदर इम्पैक्ट पैरामीटर. इम्पैक्ट पैरामीटर फटाफट इसको लिखना लिख लीजिए, फिर मैं मिटा रहा हूँ ये बता रहा हूँ. आई विल शेयर स्क्रीनशॉट्स ऑल्सो. ओके, नाउ नेक्स्ट इम्पैक्ट पैरामीटर. ठीक है, इम्पैक्ट पैरामीटर कैसे डिफाइन है?
मैं लिख देता हूँ, अगर ना समझे तो मैं बता दूंगा। इट इज डिफाइंड एज perpendicular distance of initial velocity vector, velocity vector होगा ना, perpendicular distance निकालना है, of alpha particle from the center of nucleus. When particle is far away from nucleus of atom. Starting का बताना है, when particle is far away from nucleus. अब है क्या, ये बता देते हैं। इम्पैक्ट पैरामीटर का मतलब है, जैसे मान लो ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है, दिस इज योर न्यूक्लियस, ओके। दिस इज योर न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर इनिशियली अल्फा पार्टिकल आ रहा है, उसकी वेलोसिटी है इस तरीके से v वेक्टर, ठीक है, और ये आपका न्यूक्लियस। तो यहां से इसकी वेलोसिटी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर देखो r वेक्टर, देखो इसका बीच का डिस्टेंस तो ये है, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन, वेट जस्ट वेट अ सेकंड, मैं मान रहा हूँ पार्टिकल जो अल्फा पार्टिकल आ रहा है इसकी तरफ, इसकी वेलोसिटी इस तरह से v वेक्टर, ठीक है। और और ये न्यूक्लियस, उसके बीच का सेंटर से इनका दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो इस तरीके से है, ठीक है, दिस इज डिस्टेंस बिटवीन देम। बट ये डिस्टेंस जो है ये क्या है, परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी नहीं है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, समझ आ रहा है, इनिशियल वेलोसिटी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर इसका करोगे तो क्या बनेगा, इसका इस तरह से जाएगा कंपोनेंट, देखो ये चीज, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। अगर कल को पार्टिकल यहां से इस तरह से गुजर रहा है, उसकी वेलोसिटी v इधर ऐसे है, तो ये जो है दिस इज योर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और यही होगा आपका इम्पैक्ट पैरामीटर, ठीक है। तो देखो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर का उससे कितने डिस्टेंस पे है, देखो वेलोसिटी अगर इस तरीके से जा रही है, मान लो मेरा पार्टिकल इस तरीके से आ रहा है v, तो न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस है वो तो ये है, ये वाला, और परपेंडिकुलर तो यही है ना। आप ये सोचो उसको उठा के न्यूक्लियस के पास लेके जाओगे तो कितना बनेगा डिस्टेंस, तो वो जो डिस्टेंस होगा दैट इज नोन एज इम्पैक्ट पैरामीटर। क्लियर है। तो मोहित बलवंत राग एन और साइन थीटा का जो ग्राफ था वो हाइपरबोला ही तो था, जो मैंने ग्राफ बनाया था एन और थीटा में, वो हाइपरबोला ही तो था, ठीक है, मैंने पैराबोला थोड़ी ना बोला था। तो ये समझ आ गया इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। और देखो कोई भी पार्टिकल की वेलोसिटी ले लो, उस अल्फा पार्टिकल का न्यूक्लियस से डिस्टेंस देख लो, ठीक है, न्यूक्लियस से डिस्टेंस और उनके बीच, अब ये जो लाइन है इसके परपेंडिकुलर खींच दो इस तरीके से, तो दिस इज योर इम्पैक्ट पैरामीटर। अगर पार्टिकल उसके ऊपर से निकलता तो कितने गैप पे निकलता, दिस इज योर इम्पैक्ट पैरामीटर। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, इतने में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए फटाफट। दैट दिस इज इम्पैक्ट पैरामीटर। इम्पैक्ट पैरामीटर में किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। देविका इस चीज के लिए यूज होता है, इम्पैक्ट का मतलब क्या, कितने जगह तक वो इम्पैक्ट डाल सकता है न्यूक्लियस, उसको डेविएट करवा सकता है, ठीक है, तो ये वो पैरामीटर है, बस इसका फॉर्मूला होता है। इसका यूज ये है कि एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, बी इक्वल टू जेड ई स्क्वायर
cot थीटा बाय 2 डिवाइड बाय 2 है ये, z ई स्क्वायर cot थीटा बाय 2 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k। ठीक है, k को मैं के ई लिख लेता हूँ, बेटर है काइनेटिक एनर्जी, वरना कुछ लोग बोलेंगे सर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k को तो कट ही कर दो, k इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। z क्या आपका एटॉमिक नंबर, e है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन which is 1.6 into 10 to power minus 19 कूलम, थीटा है आपका एंगल ऑफ डेविएशन डिफ्लेक्शन, और 4 पाई एप्सिलॉन आपको पता ही क्या होता है, पूरी वैल्यू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होती है, k होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी है k। ठीक है, सो दिस इज योर इंपैक्ट पैरामीटर। तो इंपैक्ट पैरामीटर देखो मैं डेफिनेशन भी लिखी, इट इज डिफाइंड एज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल। इनिशियल वेलोसिटी का जो वेक्टर है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है सेंटर से न्यूक्लियस के। ठीक है, न्यूक्लियस के यहाँ से इसका डिस्टेंस बड़ी परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी नहीं है, इसका परपेंडिकुलर ये बनाया है, ऐसे ट्रायंगल बनाएंगे तो ये जो है दिस इज योर इंपैक्ट पैरामीटर। अगर दूसरा पार्टिकल इस तरीके से आ रहा है तो न्यूक्लियस के ऊपर से निकलता, तो ये जो है दिस इज योर इंपैक्ट पैरामीटर। क्लियर, काफी बसड़ मच चुकी है, क्लियर है सबको? जो न्यूक्लियस यहाँ से ये स्ट्रेट लाइन बट दिस नॉट परपेंडिकुलर, इसका मतलब हमें ड्रॉ करना पड़ेगा इस तरीके से। ठीक है, सो दिस इज योर इम्पैक्ट पैरामीटर परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस। क्लियर है सबको? ठीक है, नेक्स्ट क्लोजेस्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ओके, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ये क्या होगा? कोई भी न्यूक्लियस है, अल्फा पार्टिकल उसके पास आ रहा है। ठीक है, आपको पता है अल्फा पार्टिकल के पास इनिशियली काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, अल्फा पार्टिकल यहाँ से आ रहा है वेलोसिटी में v के साथ, तो कितना पास आ सके, एक जितना पास आके बस वो क्या हो जाए, रुक जाए। ठीक है, बस क्या करे वो, रुक जाए। तो विच इज इसका मतलब उसकी जो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक है, तो दिस इज डिस्टेंस, सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल विल कन्वर्ट इनटू पोटेंशियल एनर्जी। इज इट क्लियर? हाँ, एनर्जी कंजर्वेशन बिल्कुल। ठीक है, सो एट द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच whole kinetic energy of alpha particle will convert into whole kinetic energy of alpha particle will convert into potential energy.
Just wait a second. ठीक है, at the distance of closest approach whole kinetic energy of alpha particle will convert into potential energy. लेकिन वो तो डिपेंड करेगा ना कि हम अल्फा पार्टिकल कितनी एनर्जी से बम्बार्ड करते हैं। बिल्कुल, तभी तो हर किसी का क्लोजेस्ट अप्रोच भी अलग अलग आएगा ना, किसी का अलग होगा, किसी का हर किसी अगर काइनेटिक एनर्जी सब पार्टिकल की अलग अलग होगी तो क्लोजेस्ट अप्रोच भी चेंज होगा। मैंने ये तो ना बोला फिक्स वैल्यू है, ठीक है, ये डिपेंड करेगी, इट विल डिपेंड अकॉर्डिंग टू इसका जो अब ये तो हमने रदरफोर्ड ने ये लिया था, क्या बोलते हैं, गोल्ड फॉइल ली थी, गोल्ड फॉइल की जगह आप कुछ और भी ले लेते हैं, ठीक है, तो उसका न्यूक्लियस भी तो डिपेंड करेगा ना। दैट्स व्हाई जो क्लोज्ड अप्रोच का जो फॉर्मूला बनता है वो इस जगह से आता है, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर, पोटेंशियल एनर्जी आर नॉट बोल देंगे इसको। तो इसको जब सोल्व करोगे तो यू और Q1 Q2 कितना होगा, हाफ एम, मास किसका आएगा, अल्फा पार्टिकल का। Does impact parameter change with the time for the same atom and particle? नहीं, impact parameter depends upon the charge of nucleus, charge of bombarding particle, ठीक है, उन पे डिपेंड करेगा और it will not depend upon time, okay? Mass of alpha particle V naught square इक्वल टू k को मैं लिख सकता हूँ 1/4 pi epsilon naught, Q1 होगा अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना है 2e, न्यूक्लियस का चार्ज है Ze डिवाइड बाय r नॉट। इसको सॉल्व करोगे तो द वैल्यू ऑफ, एक्चुअली ये सीधा सीधा इसको काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में रख देता है, अगर इसको मैं काइनेटिक एनर्जी के ही बोलूं, ठीक है, दिस इज काइनेटिक एनर्जी के कितना बनेगा, आर नॉट विल बी 2Ze स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किसकी है, अल्फा पार्टिकल। क्लियर है, इज इट क्लियर? Chi k is kinetic energy of alpha particle. ओके, ठीक है, और आर नॉट इज क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है, तो लिख लिया है, मिटा दूं इसको मैं, और अगर जो लोग नहीं लिख रहे हैं बाद में लिखना चाहते हैं, आई विल गिव देम स्क्रीनशॉट फॉर दिस थिंग, ओके। लास्ट मैंने सिर्फ इतना बोला है कि काइनेटिक एनर्जी जो होगी पूरी इसमें कन्वर्ट होगी पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है के Q1 Q2 बाय आर। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी से आपको करवाया होगा, डेल्टा U इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाय आर। उसको कन्वर्ट कर दो काइनेटिक एनर्जी में। Q1 को रख लो चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल 2 ही होता है, मैंने बोला था डब्ल्यू चार्ज होता है। न्यूक्लियस का चार्ज Z की हमें पता नहीं ना एटॉमिक नंबर कितना होता है, ठीक है, तो ये R नॉट, यहाँ से R नॉट इक्वल टू के को मैंने 1/4 नॉट लिख लिया, Q1 को 2e, Q2 को Ze डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी, फॉर्मूला वही तो है बस, ठीक है, क्लियर है, इज इट क्लियर? Ze होता है ना, Z तो एटॉमिक नंबर होता है। आज ऑक्सीजन का नंबर क्या है, 8 है, उसके न्यूक्लियस का चार्ज कितना होगा, 8 ही होगा ना, वो तो सिर्फ नंबर बताएगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं उधर। दैट विल रिप्रेजेंट ओनली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, उस पे चार्ज कितना है, वो तो ई के जितना होता है ना। ओके, चलिए नेक्स्ट, रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम।
ओके, रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। इसने क्या बोला? अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, एंटायर पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द एटम का जो मास होगा वो कहाँ होता है? क्योंकि आपको पता है न्यूक्लियस काफी हैवी होता है, ठीक है। एंटायर पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड इन इट्स स्मॉल वॉल्यूम नोन एज न्यूक्लियस, ठीक है, विद इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड इट जस्ट एज प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन। उसने बस ये बोला, रदरफोर्ड ने बोला न्यूक्लियस सारा का सारा सेंटर पे है, ज्यादा सारा का सारा मास भी कंसंट्रेट होकर सेंटर पे रखा हुआ है और इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड the entire positive charge and most of the mass of system, देखिए इलेक्ट्रॉन का मास होता है बट प्रोटॉन का काफी हैवी, इसके अंदर न्यूट्रॉन भी होते हैं तो काफी हैवी होता है। मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम इज concentrated in a small volume known as nucleus, okay, and with electrons revolving around it. In just like just as planets around the sun, okay, ठीक है। So just as planets revolve around the sun, ठीक है। तो ये रदरफोर्ड का अपना न्यूक्लियर मॉडल था, ठीक है। दैट इट इज अ न्यूक्लियर मॉडल ऑफ रदरफोर्ड। इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए पहले, ठीक है। अब ये फेल क्यों हो गया? इसे बोलते हैं क्लासिकल मॉडल बोलते हैं इसको, रदरफोर्ड के मॉडल, इस मॉडल को इट इज आल्सो नोन एज क्लासिकल मॉडल ऑफ एटम। इट इज आल्सो नोन एज क्लासिकल मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। तो अब ये फेल क्यों हो गया? रदरफोर्ड जो था इसका एक्सपेरिमेंट फेल क्यों हो गया? व्हाई रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट फेल्ड टू एक्सप्लेन एटॉमिक स्ट्रक्चर दैट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। फेलियर ऑफ एक्सप्लेनिंग एटॉमिक स्ट्रक्चर, फेलियर ऑफ क्लासिकल मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, एक्सप्लेनिंग एटॉमिक स्ट्रक्चर, एक्सप्लेनिंग एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये फेल क्यों हो गया बताने में? तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है।
और कंटिन्यूसली एक्सेलरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन विच आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस आर कंटिन्यूसली एक्सेलरेटिंग, ओके, ठीक है। अगर वो एक्सेलरेट कर रहे होंगे इसका मतलब वो एनर्जी भी इम्पार्ट करेंगे, एनर्जी भी क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। इफ दे आर कंटिन्यूसली एक्सेलरेटिंग विच मीन्स दे शुड एमिट सम एनर्जी, और अगर वो एनर्जी रिलीज करेंगे, एमिट करेंगे, तो उनका जो रेडियस क्या होगा, धीरे धीरे कम होने लगेगा, क्योंकि उनकी क्या हो रहा है, इसका मतलब एनर्जी एमिट करे तो वो लोअर ऑर्बिट में आने की कोशिश टेंडेंसी होगी, ठीक है। इसका मतलब वो धीरे धीरे क्या होने लगेंगे, उनकी रेडियस डिक्रीज होने लगेगी, धीरे धीरे वो क्या होने लगेंगे, इस तरीके से यूं, फिर यूं 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 करते हुए अंदर जाके गिर जाएंगे थम, ठीक है। बट ऐसा प्रैक्टिकली होता नहीं है, ठीक है। बट एग्जैक्ट ऐसा कभी होता नहीं है, तो ये फेल हो गया इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं वो कभी उसके अंदर आके गिरते नहीं है, बट रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग वो क्या हो जाएंगे, उसके अंदर आके गिर जाएंगे। तो ये फेल हो गया यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए कि इलेक्ट्रॉन फिर भी न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व क्यों कर रहे हैं, कि अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करे, रदरफोर्ड ने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस एंड दीज आर कंटिन्यूअसली एक्सेलरेटेड, ठीक है। और अगर एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है तो इमिट करता है एनर्जी, ठीक है। तो अगर एनर्जी इमिट हो रही है विच मीन्स क्या होगा, ये इसकी धीरे धीरे एनर्जी डिक्रीज होगी, तो ये धीरे धीरे उस न्यूक्लियस के पास आएगा और घूमता घूमता क्या हो जाएगा, अंदर आके गिर जाएगा, विच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, ठीक है। वो ऐसा होता ही नहीं है एटम के साथ, तो ये क्या होगा यहाँ पे बाबा गलत हो, ठीक है। क्लियर है सबको, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, एनी डाउट। ठीक है, तो इसकी मैं लिख देता हूँ थ्योरी। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, ईएम का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, समझ जाना। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, इलेक्ट्रॉन्स revolving around the nucleus are continuously accelerated, okay, since an accelerated charge particle emits energy. The radius of circular path should be decreased. Should be decreasing, and ultimately it will, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, it will fall into the nucleus, okay। तो ऐसा जबकि प्रैक्टिकली होता नहीं है, तो इट इज, इट कुडंट एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम की जो स्ट्रक्चर होती है, न्यूक्लियस कभी ऐसा, न्यूक्लियस के अंदर आके कभी इलेक्ट्रॉन गिरता नहीं है, तो इट वॉन्ट एक्सप्लेन दैट कि ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता ही क्यों रहता है, उस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो यहाँ पे क्या हो गया दादा, गलत हो गया, ठीक है। क्लियर है, कोई डाउट, एनी डाउट, ठीक है। So who was the one to point out the failure of this model? Rutherford was the guy who point out this the failure of, कि उसने बोला कि भैया अगर आपका ये आप बोल रहे हो कि चार्ज पार्टिकल जो है एक्सेलरेट हो रहा है, इस चार्ज पार्टिकल अंडर एक्सेलरेशन, मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का एक ग्राफ बनवाया था, मैंने कहा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म तुम लोग पढ़ोगे, जब चार्ज रेस्ट पे होता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ब्रांच बनती है, व्हेन चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन
तब मैग्नेटिज्म आता है, और जब चार्ज एक्सेलरेशन में होता है तो ईएम वेव आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो जब व्हेन चार्ज इज इन एक्सेलरेशन देन डेफिनेटली इट गोना एमिट एनर्जी, ठीक है। जब चार्ज एक्सेलरेशन में होता है, एक्सेलरेटर इज होते क्या है, चार्ज पार्टिकल होते हैं, एक्सेलरेट करते हैं, तो इसलिए क्या करते हैं, एक्स रेज, रेज क्या मतलब एनर्जी रेडिएट करते हैं वो, ठीक है। एनर्जी रिलीज होगी, इसका मतलब क्या होगा, वो इट शुड एनर्जी कंटिन्यूसली अगर इमिट हो रही है, रिलीज हो रही है, तो धीरे धीरे उसकी एनर्जी डिक्रीज होगी, तो क्या होगा, सर्कुलर ऑर्बिट में आके गिर जाएगा अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड। बट ऐसा प्रैक्टिकली नहीं होता है, तो दैट्स व्हाई रदरफोर्ड couldn't explain this phenomena। इस वजह से उसका जो ये रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल है ये गलत हो गया, ठीक है। काफी चीजें सही बताई, बस इसके लिए बस एक ही चीज सही है, that kinetic energy of particle is equal to electrostatic potential energy। ये जेड स्क्वायर बाय आर, ये है फॉर्मूला फॉर आर, नॉट आर स्क्वायर, ठीक है, फॉर इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का चार्ज होता है जेड ई, इलेक्ट्रॉन का होता है ई, तो दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के साथ किया, ठीक है, क्लियर है, डाउट। और इसे जो फोर्स लगता है, इसे जो फोर्स एक्सपीरियंस होता है, दिस फोर्स जो ये इलेक्ट्रॉन को घुमा रहा है, सर्कुलर ऑर्बिट में घुमा रहा है इलेक्ट्रॉन को, दिस इज मूविंग इलेक्ट्रॉन, तो इस पे कौन सा फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, k q1 q2 by r square which is equal to mv square by r। सेंट्रीपिटल फोर्स आपने पढ़ा हुआ है, एक r से r कट जाएगा, तो k जेड ई, दूसरा e डिवाइड बाय r इक्वल टू एम वी स्क्वायर। यहाँ से आपका वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ठीक है, क्लियर है इतना सबको, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। द इलेक्ट्रोसेट, इसका मतलब है, इसके मॉडल ने क्या बोला है, मैं अलग कलर से लिख देता हूँ, लास्ट वन, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बिटवीन, इससे लास्ट है, ठीक है, फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन act as a centripetal force for इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह अवेलेबल होगा, जो उसको रोटेट करवाएगा, रिवॉल्व कराएगा, ठीक है। इतना क्लियर है सबको, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। सर प्लैनेट भी सन में आके फॉल नहीं करते, रदरफोर्ड कंपेयर इलेक्ट्रॉन एज प्लैनेट, बिल्कुल, तो वही तो बोल रहा हूँ, प्लैनेट भी कभी आके नहीं गिरते ना, तो एक्सप्लेन नहीं कर पाए ना इस चीज को, उसके अकॉर्डिंग तो गिरना चाहिए आके, बट नहीं गिरा ना, ठीक है, तो गलत हो गया ना यहाँ पे ये, क्लियर है सबको। नेक्स्ट मिटा रहा हूँ मैं, ठीक है। नेक्स्ट, सौम्या इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली एक्सेलरेशन में क्यों है, बिकॉज उसकी वेलोसिटी डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, तो देयर इज अ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन में है वो, ठीक है, ठीक है। जब कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व करता है, इट मींस इट हैज एक्सेलरेशन व्हिच इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। नेक्स्ट, फिर आएगा बोर्स मॉडल। बोर्स मॉडल ऑफ एटम, अब इन्होंने क्या बोला, इनकी भी सुन लीजिए। बोर ने क्या किया, क्लासिकल जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी होती है उसको क्लासिकल बोलते हैं, ठीक है, मतलब वेव वेव नेचर टाइप का। क्लासिकल क्लासिकल क्या होती है, वेव नेचर होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जैसे मैंने बताया चार्ज पार्टिकल जो एक्सेलरेट करता है वो क्या करता है, हमने कल ही पढ़ा था मैटर वेव में, लास्ट क्लास मैटर वेव में, कि जब व्हेन चार्ज पार्टिकल इज मोशन, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल इज इन मोशन देन इट emit wave, it radiate wave, जिसकी हमने वेवलेंथ निकाली थी लैम्डा इक्वल टू h by p, याद आया, मैटर वेव हमने किया था ये सब कुछ, ठीक है। इसका मतलब चार्ज पार्टिकल मोशन में होता है तो क्या होता है, वो एमिट करता है एनर्जी, दिस इज बेस्ड ऑन वेव व्हिच इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इसको हम बोलते हैं क्लासिकल थ्योरी। बोर मॉडल क्या है, इसने क्लासिकल और क्वांटम दोनों को मिक्स किया है, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ क्लासिकल एज वेल क्वांटम कॉन्सेप्ट, दोनों को मिक्स करके बनाया है, ठीक है। और इसने हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए कुछ कुछ चीजें बताई, तो उसके जो पोस्टुलेट्स हैं पहले वो पढ़ लेते हैं। तो वो इसने क्या किया है, बोर्स मॉडल कंसीडर कंबाइन क्लासिकल एंड पहले के जो क्वांटम के जिसे बोलते हैं अर्ली क्वांटम कॉन्सेप्ट, बाद में तो क्वांटम में बहुत सारी चीजें चेंज आई, ओके, एंड गिव हिज थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन, गिव हिज थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स, ओके। तो उसके जो पोस्टुलेट्स हैं फटाफट सुन लेते हैं, बोर्स पोस्टुलेट्स, के पोस्टुलेट्स क्या थे। फर्स्ट वन, जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी भी ऑर्बिट में रिवॉल्व करे ऐसा नहीं है, जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करेंगे, उसकी सर्टेन एनर्जी होगी, सर्टेन मोमेंटम होगा, उसी ऑर्बिट में करेंगे, और उस ऑर्बिट में अगर रिवॉल्व करेंगे तब वो अप रेडिएट नहीं करेंगे। बोर ने बोला रेडिएट कंटिन्यूसली करेंगे, इसमें रेडिएट नहीं करेंगे। तो एन इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ओनली इन सर्टेन अलाउड, मतलब स्पेसिफिक, सर्टेन अलाउड बोल लो, स्पेसिफिक बोल लो, सर्टेन अलाउड सर्कुलर ऑर्बिट्स ऑफ डेफिनेट एनर्जी, जिसमें उसकी एनर्जी फिक्स, डेफिनेट एनर्जी मोमेंटम, डेफिनेट एनर्जी बोल के मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी तो डायरेक्शन चेंज करता है बट मैग्नीट्यूड सेम रहता है, डेफिनेट एनर्जी एंड इन दिस ऑर्बिट दे डू नॉट रेडिएट, ठीक है। उसमें क्या करते हैं, रेडिएट नहीं करते हैं, इसलिए इन ऑर्बिट को क्या बोलते हैं, दीज ऑर्बिट्स आर नोन एज स्टेशनरी ऑर्बिट। एनर्जी रेडिएट क्यों नहीं करेंगे, एक्सेलरेशन में भी तो अब भी नहीं है ना। तो उसने यही बोला, मतलब इसने अब इसने वेव का कॉन्सेप्ट नहीं उठाया यहाँ पे, क्योंकि ये आपका मैटर वेव का कॉन्सेप्ट होता है, व्हेन चार्ज पार्टिकल इज अंडर एक्सेलरेशन देन इट एमिट एनर्जी, इसने क्वांटम को मिक्स कर दिया ना बीच में। तो अब उसने बोला कि अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है तो अगर सर्टेन ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, ऐसा नहीं कि किसी भी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। रदरफोर्ड ने बोला अगर उसको एनर्जी दी है तो इस किसी भी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकता है, ऐसा नहीं है, वो एक सर्टेन ऑर्बिट में करेगा जिसके जिसका एंगुलर मोमेंटम nh/2 है, तो मैं आपको बताऊंगा आगे जाके, ठीक है। तो और उसमें वो क्या करेंगे, एनर्जी रेडिएट नहीं करेंगे, उसने बोल ही दिया ये चीज, ठीक है। दे डू नॉट रेडिएट एनर्जी एंड दीज ऑर्बिट्स आर नोन एज स्टेशनरी ऑर्बिट, ठीक है।
these orbits are known as stationary orbit. क्लियर है? ठीक है, उसने पहले एक चीज को बोल ही दिया कि भी मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है क्लासिकल थ्योरी को थोड़ा सा क्या कर रहा हूँ, खंडित कर रहा हूँ, मतलब उसको कट कर बाइकट करके बोल रहा हूँ कि भैया इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करेंगे एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में तब वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेंगे, क्लासिकल थ्योरी ने बोला रेडिएट करेंगे, तो वो गलत है उनके अकॉर्डिंग। इसने उस चीज को वेव थ्योरी से ना बता के पार्टिकल नेचर से बता, ठीक है। और किस में करेंगे ये भी सुन लो। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्टेशनरी ऑर्बिट is an integral multiple of h upon 2 pi और h bar, h upon 2 pi को h bar ऐसा भी बोल देते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h upon 2 pi और यू कैन से L इक्वल टू n h, इस टाइप। ये जो होता है कितना होता है h upon 2 pi, where h is Planck constant which has value 6.62 into 10 to power minus 34, ठीक है। Put out, this is known as Bohr's quantization condition. H bar equals to h upon 2 pi, ठीक है। से कोई डाउट है इस चीज में? एनी डाउट? So what is n? N is n belongs to integer, ठीक है। इंटीग्रल मल्टीपल लिखा है ना यहाँ पे, n belongs to integer और पॉजिटिव इंटीजर ही होते हैं एक्चुअली, नेगेटिव में नहीं होंगे, ठीक है। So this is known as Bohr's quantization condition. This is known as Bohr's quantization condition. जैसे आपने पढ़ा था चार्ज इज क्वांटाइज्ड Q इक्वल टू एन ई, याद है आपने पढ़ा था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q इक्वल टू एन ई। सिमिलरली L इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, दैट्स इट। डीप लाड आपने क्वेश्चन मार्क बना के भेजा तो क्वेश्चन क्या है वो तो पूछो। सर व्हाट इज अर्ली क्वांटम थ्योरी? ओके, अर्ली क्वांटम थ्योरी मतलब कि जिसके अंदर हमने पार्टिकल नेचर माना था उसके अंदर इसके ज्यादा आगे ज्यादा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और बहुत सारी चीजें जो है हमने वो नहीं पढ़ी थी उस टाइम पे, ठीक है। तो मतलब हम पार्टिकल नेचर हमें बस इतना पता था कि हाँ देयर आर टू पार्टिकल भी होता है, वेव भी होता है, और उतना उसके अंदर डीप में नहीं गए थे। आज आप मॉडर्न फिजिक्स के अंदर भी क्वांटम फिजिक्स में आप जाओगे तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो उतना उस टाइम पे नहीं था, इसलिए इसको बोलते हैं अर्ली क्वांटम फिजिक्स कॉन्सेप्ट, ठीक है। थर्ड है इसका, ऐसी बात नहीं है एनर्जी रेडिएट होती है तो तभी होती है जब इलेक्ट्रॉन हायर स्टेज से लोअर स्टेज में आता है, ट्रांजिशन करता है, ठीक है। तो इमिशन ऑफ रेडिएशन टेक प्लेस व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम अ हायर टू अ लोअर ऑर्बिट। हायर से लोअर ऑर्बिट में आएगा तो क्या करेगा, रेडिएट करेगा, ठीक है। द ट्रांसमिशन ऑफ सॉरी द इमिशन ऑफ रेडिएशन takes place
व्हेन तो पहले डीप प्लान मैंने आपको बताया था कि पहले हमने पार्टिकल नेचर मानी थी, फिर हमने वेव नेचर मानी थी, फिर हमने वापस पार्टिकल मानी, फिर हमने दोनों माना, ठीक है। ऐसा इमिशन ऑफ रेट आपको ज्यादा पूछना है पूरा क्वांटम के ऊपर। आपको पता है क्वांटम फिजिक्स में बहुत सारी चीजें आती है, टाइम डायलेशन, टेलीपोर्टेशन, ये सब जो आज आप पढ़ रहे हो, टाइम ट्रेवलिंग, ये जो सब कुछ हो सकता है, ये क्वांटम फिजिक्स में आज इससे रिलेटेड स्ट्रिंग थ्योरी, ये सब कुछ जो है ये क्वांटम फिजिक्स से रिलेटेड है, ठीक है। वो अभी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, पहले उतना उस लेवल पे नहीं था वो सब, ठीक है। emission of radiation take place when an electron makes a transition from a higher to a lower orbit। हायर ऑर्बिट से जब लोअर ऑर्बिट में जाएगा तब क्या करेगा, एनर्जी रेडिएट करेगा, एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन विल बी गिवन बाय न्यू इक्वल टू E2 माइनस E1 डिवाइड बाय एच। ई इक्वल टू एच न्यू होता है, एनर्जी का जो डिफरेंस है विच इज इक्वल टू एच न्यू, तो ये न्यू है आपकी फ्रीक्वेंसी। सिमिलरली वेवलेंथ भी निकाल सकते हो सी बाय लैम्डा करके, ठीक है। क्लियर है, इज इट क्लियर? किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए। तो E इक्वल टू एच न्यू पड़ा है, डेल्टा E इक्वल टू E2 माइनस E1, और मैं इधर लिख रहा हूँ ब्लू से लिखता हूँ, लास्ट वन हमारा ब्लू से रहेगा। डेल्टा E इक्वल टू E2 माइनस E1, और डेल्टा E कितना होगा, एच न्यू इक्वल टू E2 माइनस E1, न्यू इक्वल टू E2 माइनस E1 डिवाइड बाय एच। सिमिलरली वेवलेंथ कितना बनेगा, C बाय लैम्डा इक्वल टू E2 माइनस E1 बाय एच, लैम्डा इक्वल टू एच आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है सर? पैरेलल वर्ड एग्जिस्ट, बिल्कुल सब कुछ करता है, अभी उन सब चीजों की बात ना की जाए, अभी हम जो टॉपिक है उससे रिलेटेड पढ़े, ठीक है। लॉट ऑफ थिंग्स, पैरेलल वर्ड, पैरेलल यूनिवर्स, पैरेलल गैलेक्सी, सब सब कुछ, ठीक है। चलिए फिर, इतना सबको क्लियर है? आई एम जस्ट गोइंग टू इरेज दिस पार्ट, मिटा रहा हूँ मैं, ठीक है। नेक्स्ट, तो बोर के जो फॉर्मूले हैं वो पढ़ेंगे हम, बोर्स फॉर्मूले। ओके, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, जो भी इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होगा न्यूक्लियस के अराउंड, दिस इज से ये अलग अलग ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, ठीक है। न्यूक्लियस क्या आपका सेंटर पे है, बहुत ही छोटा सा, इसलिए न्यूक्लियस, ओके। तो इलेक्ट्रॉन जो सब क्या कर रहे हैं, अलग अलग ऑर्बिट में क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के अराउंड। तो इसकी जो रेडियस होगी, किसी भी किलो आर nth ऑर्बिट में अगर रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी रेडियस होगी आर एन, ठीक है। क्या लगेगा फॉर्मूला, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट के लिए हम कैसे करेंगे? देखो मैंने आपको बताया था उधर भी, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी बताया था, एल, देखो पहले तो आपको पता है एल इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, और ये इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तो इसका जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बनेगा, इसका चार्ज जेड ई न्यूक्लियस का, तो k q1 q2 बाय r स्क्वायर इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r। क्लियर है? ठीक है, एक r से r कैंसल, एक r को इधर भेज दो, ठीक है। तो k q1 q2 इक्वल टू
एम वी स्क्वायर आर, सही है। के को लिख सकते हैं 1/4πε0। Q1 को लिखेंगे जेड ई, Q2 को लिखेंगे इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई, इक्वल टू, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ एम वी आर मल्टीप्लाई बाय आर, ठीक है। और हमने पढ़ा हुआ है L इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, L होता क्या है, एंगुलर मोमेंटम, विच कैन बी रिटन एज एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। और ये मैं डेरिवेशन आपको पहले ही मैटर वे में करवा चुका हूँ, एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। तो मैंने उधर बोला भी था कि मैं ये डेरिवेशन फिर से नहीं कराऊंगा, ठीक है। मैंने आपको उसमें करवाया था डी ब्रोगली वेवलेंथ में, ठीक है, मैटर वेव में। एम वी आर की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, वी विल गेट 1/4πε0, 1 को जेड ई स्क्वायर बन जाएगा ऊपर, ठीक है, जेड ई स्क्वायर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। एक्चुअली एम वी आर इंटू वी होगा, आर नहीं होगा यहाँ पे, एम वी स्क्वायर आर था ना, एम वी आर स्क्वायर नहीं था ना, एम वी अपॉन आर को एन एच अपॉन 2 पाई इंटू आर, ठीक है। सॉरी, फिर से आर लिखते हैं, वी लिखना है मेरे को, वी, दिस इज वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट, वी एन लिख देता हूँ कि nth ऑर्बिट की वेलोसिटी है, ठीक है, वी एन। ये हर जगह एम वी एन आर एन है, वी एन आर एन, ठीक है। क्या बनेगा, वी एन कितना बनेगा यहाँ से, वी एन इक्वल्स टू 2 पाई जेड ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एन एच, सही है। तो वी एन कैन बी रिटन एज ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एच इंटू जेड बाय एन, सही है। जब इसको पूरे को सॉल्व करोगे, ठीक है, ई की वैल्यू रखोगे, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखोगे, एच की वैल्यू रखोगे, एच इज ए प्लाइंग कांस्टेंट, ऐसा ई को रखोगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2, एप्सिलॉन नॉट होता है 8.85 इंटू 10⁻11, और h कितना होता है 6.62 इंटू 10⁻34। इन सबको सॉल्व करोगे इंटू जेड बाई एन, जेड और एन क्या आपका वेरिएबल है, इन सबको सॉल्व करने पे वी एन मिलेगा 2.2 इंटू 10⁻6 जेड बाई एन मीटर पर सेकेंड। ये आपको याद रखना है, वी एन विल बी, देखो जेड और एन ही आपका वेरिएबल है, बाकी सब तो क्या है, कांस्टेंट है ना। तो हमने उन सब कांस्टेंट को जब सॉल्व किया तो वी विल गेट v बाई एन इक्वल टू, आप यहाँ से ऑर्डर चेक कर सकते हो, देखो इसका है 38, नीचे बनेगा 34 + 11 45, तो 7 का ऑर्डर ऊपर प्लस में बनेगा, तो मतलब सोल्व करेंगे तो 6, तो इसका आंसर है 2.2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड इंटू जेड बाई एन, दिस इज योर वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन nth ऑर्बिट, ठीक है। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, एंड आउट नहीं होगा, ठीक है। अब इस वैल्यू को डालेंगे इधर, आपने लिखा हुआ है L इक्वल टू, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एम वी एन आर एन इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, सही है। वी एन की वैल्यू डाल देंगे, आर एन क्या बनेगा, आर एन विल बी एन एच अपॉन 2 पाई एम वी एन, सही है। तो वी एन को कितना रखेंगे हम यहाँ पे, आर एन विल बी एच अपॉन 2 पाई एम, वी एन कितना है 2.2 इंटू 10⁻6 इंटू जेड बाई एन, ठीक है। तो नीचे जेड आ जाएगा, ऊपर एन, और एक एन ऑलरेडी पड़ा है तो बन जाएगा एन स्क्वायर बाई जेड। देखो ये जेड बाई एन है, इसका एक एन आएगा और एक एन ऑलरेडी पड़ा था यहाँ पे, क्या बनेगा एन स्क्वायर बाय जेड। तो योर आर एन विल बी, पूरी क्वांटिटी को सोल्व करोगे तो यू विल गेट
0.529 n स्क्वायर बाय जेड एंगस्ट्रॉम। ठीक है, कुछ लोग 53 भी लिख लेते हैं, एग्जैक्ट 0.529 होगा 0.529 n स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम। ठीक है, दिस इज योर रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। इतना सबको क्लियर है? मैं यहाँ से इसको डिराइव किया फिर इधर आया। ठीक है, दिस इज योर रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। तो कुछ लोग आर एन को 0.53 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड ये भी लिख लेते हैं एंगस्ट्रॉम में। ठीक है, 0.529 को 0.53 लिख लेते हैं। तो दिस इज योर रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। एनी डाउट? क्लियर है सबको? ठीक है, फिर उसके बाद एप्सिलॉन नॉट का ऑर्डर 10⁻12 होता है। तो मैंने -12 8.85 इंटू 10⁻12, हाँ सॉरी -12 होता है, मैंने 11 रख दिया। ठीक है, -12 होता है। ठीक है, तो ठीक है ना, पर कोई बात नहीं, जो सोल्व किया है वो बस ये आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। देवेंद्र आपको मिल जाएगा, 10 मिनट का वेट कर लो। नॉट कॉपीड, मुझे वापस सीख जाना पड़ेगा। लो कॉपी करो। आई विल शेयर स्क्रीनशॉट्स। ठीक है, चलिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन nth ऑर्बिट। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन nth ऑर्बिट। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, kn लिख रहा हूँ। ठीक है, हाफ m vn का स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट इज इक्वल्स टू हाफ मास vn की क्या लिख सकता हूँ, 2.2 इंटू 10⁶ z बाय n का होल स्क्वायर। तो वी विल गेट हाफ m इंटू 4.84 इंटू 10⁻12 इंटू जेड स्क्वायर बाय n स्क्वायर। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट। इसको जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में सोल्व किया गया तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसको हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, so we will get the value, kinetic energy of electron is 13.6 z square by n square electron volt। okay, so your value is 13.6 z square by n square। क्योंकि देखो यहाँ पे वेरिएबल आपका z square और n square ही है। ठीक है, तो 13.6 z square by n square into this। पोटेंशियल एनर्जी निकालने को बोलेगा। पोटेंशियल इधर लिखना है, अच्छा नीचे लिख लेते हैं। potential energy of electron in nth orbit revolving in nth orbit। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, k q1 q2 by r n डेल्टा इक्वल टू k को लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, q1 को रेडियस आपका एंगस्ट्रॉम में होता है। ठीक है, रेडियस विल बी इन एंगस्ट्रॉम, तो उसको मैंने रख दिया 10⁻⁻10। इस पूरी क्वांटिटी में वेरिएबल देखो कितने हैं,
ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 0.53 ले रहा हूँ इंटू 10⁻⁻10। बाहर है आपका z, ये z और ये z स्क्वायर बन जाएगा z स्क्वायर बाय n स्क्वायर। तो पोटेंशियल एनर्जी इसको पूरे को सॉल्व किया, so you will get -27.2 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। ठीक है, -2 को थोड़ा अच्छा लिख देता हूँ, 27.2 z स्क्वायर बाय n स्क्वायर इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, टोटल एनर्जी कितना होगा? टोटल एनर्जी जो होता है nth ऑर्बिट का वो क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट। So total energy of electron in revolving in nth orbit will be minus of 13.6 z square by n square in electron volt। ठीक है, दिस इज योर एक्सप्रेशन, ये आपका आंसर है। ठीक है, सो दिस इज टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन nth ऑर्बिट। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। किसी को डाउट है तो पूछ सकता है राइट नाउ, इफ एनी डाउट यू कैन आस्क। सर यहाँ भी सारी क्वांटिटीज पॉजिटिव है फिर भी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव क्यों है? पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव क्यों है? हेलो, इज माय वॉइस क्लियर? पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव इसलिए ना क्योंकि भैया इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो तो माइनस है ना, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो तो माइनस है ना, इसको माइनस ही रख लो बस, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन यू विल गेट। ठीक है, ये क्या होता है Q1 जो है आपका ZE है, Q2 क्या आपका माइनस E है ना। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा वो नेगेटिव होगा। ठीक है, चलिए फिर इसी के साथ अब क्लास को हम एंड अप करते हैं, आज की मीटिंग यहीं पे खत्म करते हैं। किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं राइट नाउ।